Hello students, in this video we will learn about study state analysis of AC circuit using phasor algebra। हालांकि इसकी शुरुआत मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा और उसको डिटेल में पढ़ते हैं और उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक सर्किट लिया है। अब मुझे पता नहीं है कि वो सर्किट है क्या, लेकिन इतना पता है कि उस सर्किट का इम्पीडेंस Z है। उसमें वोल्टेज अप्लाई किया V इक्वल टू, ये देखिए वोल्टेज की वैल्यू लिख रखी है, और करंट फ्लो किया इतना। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, फेजर अलजेब्रा मेथड में मैंने आपको पिछले वीडियो में सबसे पहले Z निकालना आपको Z को कैलकुलेट करना सिखाया था। उसका रीज़न था स्टूडेंट्स, क्योंकि इम्पीडेंस एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन छिपे होते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का मतलब, अगर आपको सर्किट का इम्पीडेंस तो देगा ही देगा, वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस, और इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, नेट रिएक्टेंस कितना है, ये सारी वैल्यू Z दे देगा। तो मैंने Z निकालना आपको इसीलिए सिखाया। तो इस बात का वेरिफिकेशन, इस बात का क्लैरिफिकेशन अभी आपको हो जाएगा। तो करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने एक सर्किट लिया। तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि स्टूडेंट्स, कोई भी एसी सर्किट दिया हो उसमें सारे कॉन्सेप्ट आप डीसी वाले अप्लाई कर सकते हो, बट शर्त ये है कि उस सर्किट का आपको कॉम्प्लेक्स नोटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस पूरे सर्किट का कॉम्प्लेक्स नोटेशन कर दिया। तो देखिए, तो वोल्टेज दिया है, ये साइनसोइडल वोल्टेज है, और साइनसोइडल वोल्टेज का कॉम्प्लेक्स नोटेशन करना मैंने सिखाया है आपको। आप पिछले वीडियोस को देखिएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने वोल्टेज को ले लिया V एंगल ∅1। V लेने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ये RMS वैल्यू मैंने लिया है। भाई अगर मैक्सिमम लिया होता तो मैं M लिखा होता। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो V है वो RMS वैल्यू है, और ऐसे ही मैंने करंट का RMS वैल्यू लिया है। तो वोल्टेज का कॉम्प्लेक्स नोटेशन V RMS वैल्यू और इनिशियल फेज ∅1, और करंट का ऐसे ही I, और इनिशियल फेज देखिए ∅2 है। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं दो केस लेके चलूँगा, और आप देखिए दोनों केस से जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको जब मैं आप कंक्लूड करूँगा तो आपको खुद ही लग जाएगा कि यार हमारे लिए Z बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमने Z निकाल लिया, मतलब आप समझ लीजिए कि 80 to 90% काम कर लिया आपने। तो निकालते हैं स्टूडेंट्स Z इसका, बट Z निकालने से पहले थोड़ा सा इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स इस वाले केस में। तो केस 1 में हमने लिया है ∅1 ग्रेटर देन ∅2। तो अगर ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे देखिए, तो स्टूडेंट्स बताइए V कहाँ होगा। तो V ये होगा, और I कहाँ होगा, ∅2। ये V जो है वो ∅1 एंगल पे होगा, और चूंकि ∅1 ज़्यादा है तो इसलिए I इसके अंदर ही आएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ∅2। दिख रहा है ना आपको? हाँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, V और I के बीच का जो फेज डिफरेंस ∅ है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, या फेज एंगल बिटवीन V एंड I को हम ∅ से लिखेंगे। और इस ∅ की वैल्यू स्टूडेंट्स देखिए आ गई ∅1 माइनस ∅2। तो चलिए ठीक है, ये तो फेजर डायग्राम था। तो चलिए, अब तो हमें तो फेजर डायग्राम से नहीं मतलब है, हमें मतलब है फेजर अलजेब्रा से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यूजिंग फेजर अलजेब्रा Z की वैल्यू क्या होगी भाई, सीधे सीधे V अपॉन I। V की वैल्यू रखिए, तो V है V एंगल ∅1 और I एंगल ∅2। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया V बाई I, और एंगल आ गया ∅1 माइनस ∅2, और जिसको मैं लिख दे रहा हूँ V बाई I, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ प्लस ∅। मैंने प्लस क्यों लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ जो केस मैंने लिया है उसमें ∅1 को ग्रेटर लिया है ∅2 से। तो जाहिर सी बात है ∅1 माइनस ∅2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये देखिए, ये Z की वैल्यू आ गई। अब देखिए इस ये जो Z है, ये जो Z की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, Z के वैल्यू में अच्छा, ये Z का वैल्यू आया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और उस पोलर फॉर्म में आया। मैंने बताया था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर में लिख सकते हैं। तो ये आपने Z की वैल्यू पोलर फॉर्म में निकाली। तो इस पोलर फॉर्म में देखिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये Z का मैग्नीट्यूड है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस,
तो डायरेक्ट यहाँ से बोल दीजिए कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इम्पीडेंस हो जाएगी। सपोज आ गया 5 एंगल 30 डिग्री, तो 5 क्या हो जाएगा, उसका इम्पीडेंस हो जाएगा। 5 ओम उसका क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं ये चीज़। और ये देखिए स्टूडेंट, जो जेड का एंगल आया, ध्यान दीजिए, जेड का जो एंगल आया वो वी और आई के बीच का फेज एंगल आया। इसका मतलब इन द पोलर फॉर्म ऑफ जेड magnitude gives the value of impedance and angle gives the value of phase angle between V and I। मीन्स जेड के पोलर फॉर्म में जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो जेड की वैल्यू देगा, और उसका एंगल स्टूडेंट्स वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल, फेज डिफरेंस कितना है वो देगा। तो यहाँ जैसे पिछले वीडियो का मैं आपको एक नोट्स दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सब क्वेश्चन मैंने किया था। मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि वोल्टेज और करंट के बीच में इस सर्किट में फेज एंगल कितना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि भाई फाइंड आउट द फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई, तो आपके तो होश उड़ जाते। बट आप इसका जेड कैलकुलेट करो और जेड का जो एंगल आएगा, ये देखिए जेड का एंगल कितना आया, 16.26 डिग्री। तो ये जो जेड का एंगल है वो क्या देता है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल देता है स्टूडेंट्स। यानी कि इस सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल होगा वो कितना होगा, 16.26 डिग्री। तो आपने देखा कि जेड कितना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जेड तो जेड की वैल्यू दे ही रहा है, साथ ही साथ फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई भी दे रहा है स्टूडेंट्स। सपोज ये तो था आपका पोलर फॉर्म। अगर स्टूडेंट्स, अगर आप इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखते तो क्या होता है, यहाँ पे सपोज आप इसका रेक्टेंगुलर करते तो ये ऐसे आता, एक्स प्लस जे वाई। तो यहाँ मैंने प्लस जे वाई कैसे जाना, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स प्लस 5, ये देख रहे हैं ना, प्लस 5, यहाँ पे आप कोई भी न्यूमेरिकल आप लगा लो, फाई की वैल्यू हमेशा 0 और 90 के बीच में आएगी। वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जो फाई की वैल्यू आती है वो 0 और 90 के बीच में आती है। वोल्टेज और करंट के बीच में हमेशा जो फेज एंगल आएगा, दुनिया का कोई भी सर्किट हो, उसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में आएगी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए प्लस 5 आया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब रियल पार्ट भी पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होगा। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो x प्लस जे वाई आया स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए भाई, पोलर फॉर्म तो मैग्नीट्यूड दे ही रहा था, जेड की वैल्यू तो दे ही रहा था, फेज एंगल भी दे रहा था फाई। अच्छा, फेज एंगल से आप पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो। भाई आपके पास फाई है तो आप कॉस फाई भी निकाल सकते हो। तो पोलर फॉर्म 3 चीज़ दे रहा है, पहला द वैल्यू ऑफ जेड, दूसरा फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई, और तीसरा पावर फैक्टर। और स्टूडेंट्स पावर फैक्टर दे रहा है, पावर भी दे रहा है। देखिए ना, वी आई कॉस फाई दे रहा है, वी भी पता है, आई भी पता है, फाई पता कर ही लिया आपने। रिएक्टिव पावर भी दे देगा वी आई साइन फाई, एपरेंट पावर भी दे देगा वी इंटू आई। तो देख रहे हैं जेड में सारे इन्फॉर्मेशन छिपे हुए हैं। अब जरा चर्चा करते हैं इसके रेक्टेंगुलर फॉर्म पे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, एक्स प्लस जे वाई आया इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये वीडियो आप ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और पूरे एसी सर्किट का एनालिसिस फेजर अलजेब्रा से इसी वीडियो में स्टूडेंट्स कंटेंट, पूरा कंटेंट इसी में, पूरा छिपा हुआ है इसी में। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा आप। तो खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पे इसके रेक्टेंगुलर फॉर्म की। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप जेड का रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखोगे तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो रियल पार्ट होगा स्टूडेंट्स वो देगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। सपोज क्वेश्चन में पूछता कि इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो नेट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, या तो पूरा आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, या सबसे बेहतर ये है कि जेड का पोलर फॉर्म का जो रियल पार्ट होगा वो क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जब मैंने नोटेशन, जे नोटेशन करना आपको बताया था, तो उसमें क्या बताया था, आर का जे नोटेशन क्या होता है, आर ही होता है, उसमें जे नहीं आता है। इसका मतलब रियल पार्ट जो है वो क्या देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। और स्टूडेंट्स ये जो y है वो क्या देगा, ये आपको नेट रिएक्टेंस देगा। उस सर्किट का क्या देगा, नेट रिएक्टेंस देगा, क्योंकि j के साथ रिएक्टेंस आता है। भाई देखो ना, एक्सएल के साथ j आया और एक्सी के साथ j आया, तो एक्सएल और एक्सी के साथ क्या आएगा, j। तो यानी जो j टर्म होगा स्टूडेंट्स उसको हम बोलेंगे नेट रिएक्टेंस। तो इस पूरे सर्किट का स्टूडेंट नेट रिएक्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म जो जेड का होगा उसका इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ तो आपने सारी वैल्यू तो निकाल ही ली, भाई बचा क्या, आपने इम्पीडेंस निकाल लिया, आपने फेज एंगल निकाल लिया, आपने पावर फैक्टर निकाल लिया, आपने तीनों पावर निकाल लिए, आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, आपने रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल ली। तो अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचता ही नहीं है।
तो आपने देखा यहाँ पे जेड आपके लिए कितना है महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने पहले वीडियो में सबसे पहले आपको जेड निकालना सिखाया स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, यहाँ बल्कि मैं लिख ही देता हूँ, चलिए मैं बाद में लिखूँगा। केस 2 पे ज़रा चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स, केस 2 पे ज़रा चर्चा करते हैं। सपोज़ मैंने लिया केस 2 में इस बार φ2 को ग्रेटर लिया φ1 से। तो जब आप स्टूडेंट्स इसका डायग्राम बनाओगे, अच्छा एक चीज़ और यहाँ देखिए, मैंने एक चीज़ और बताना आपको भूल गया कि एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। ये देखिए फेजर डायग्राम में कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है स्टूडेंट्स, और करंट लैग कर रहा है। तो जिस सर्किट में वोल्टेज लीड करता है उसका नेचर क्या होता है, इंडक्टिव होता है। तो इस पचड़े में हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे यहाँ जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया, अगर प्लस फाई आ रहा है भाई, अगर हमने जेड निकाला और जेड का एंगल प्लस फाई आ गया तो हम समझ लेंगे कि ये सर्किट क्या है, इंडक्टिव है। इस सर्किट का नेचर क्या है स्टूडेंट्स, इंडक्टिव है। पोलर फॉर्म से पकड़ सकते हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म से भी पकड़ सकते हो। अगर यहाँ पे x तो आएगा ही, अगर यहाँ पे प्लस जे आया तो समझ लेना कि इंडक्टिव है, और माइनस जे आया तो कैपेसिटिव है। भाई याद करो ना, इंडक्टर में प्लस जे था और कैपेसिटर में क्या था, माइनस जे था। तो खैर हम दूसरा केस पे डिस्कस करते हैं, फिर फाइनल हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, दूसरे केस में वोल्टेज पहले आएगा और करंट बाद में आएगा। तो इस बार करंट लीड कर रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिए करंट लीड कर रहा है। तो यहाँ जब आप जेड निकालोगे स्टूडेंट्स V/I से, तो V/I, मैं ये पूरा नहीं लिखूँगा, सीधे सीधे V/I, और वही φ1 माइनस φ2 आएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स इस बार जो φ1 माइनस φ2 है वो निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि φ1 छोटा है, φ2 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये टर्म्स क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये तो इसका पोलर फॉर्म था स्टूडेंट्स। अब पोलर फॉर्म का रेक्टेंगुलर फॉर्म जब बनाओगे तो ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो रियल पार्ट तो पॉजिटिव आएगा x, बट जो इमेजिनरी पार्ट है इसका ये निगेटिव आएगा स्टूडेंट्स। इट मीन्स अगर आप किसी भी सर्किट का जेड निकालते हो, उसमें प्लस फाई आया है तो नेचर इंडक्टिव, और माइनस फाई आया है तो नेचर क्या होगा, कैपेसिटिव होगा, क्योंकि माइनस फाई आने पे करंट लीड करेगा, और करंट लीड करने का मतलब नेचर कैपेसिटिव। या अगर प्लस जे आता है तो इंडक्टिव, और माइनस जे आता है तो स्टूडेंट्स कैपेसिटिव। तो आपने देखा जेड में सारी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है, मतलब आपने जेड निकाल लिया, मतलब आपने 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया अगर आपने जेड निकाल लिया तो स्टूडेंट्स। तो ज़रा इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, इन द पोलर फॉर्म ऑफ जेड मैग्नीट्यूड मतलब R, याद है ना आपको, R गिव्स द वैल्यू ऑफ जेड एंड एंगल गिव्स, बताइए, एंगल गिव्स द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और क्या दिखा, और आपने देखा कि भाई प्लस फाई है तो नेचर क्या होगा, इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। और अगर माइनस फाइव हुआ स्टूडेंट्स तो कैपेसिटिव। ये चीज़ आप नोट कर लेना, क्योंकि वीडियो में सॉरी जो मैंने आपको नोट्स भेजा है उसमें ये चीज़ नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पॉज करके ये लिख देना। तो फाइनल मैंने रिजल्ट लिख दिया कि पोलर फॉर्म इसका ये देगा, प्लस फाई है तो लीड, माइनस फाई है तो लैग, मतलब प्लस फाई तो लीड लैग मतलब वोल्टेज और करंट में इंडक्टिव नेचर प्लस फाई, और माइनस का मतलब कैपेसिटिव नेचर। और रेक्टेंगुलर फॉर्म, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ जेड, बताइए उसमें रियल पार्ट ऑफ जेड गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ आर रेजिस्टेंस, एंड imaginary part of Z will gives net reactance, the value of net reactance। तो ये स्टूडेंट्स ये जो मैंने फाइनल रिजल्ट कंक्लूड किया ये आपको आना ही आना चाहिए, और ऐसा क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको
दे दिया। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे एनालिसिस करनी है। अब पिछले जितने भी क्वेश्चन आपने लगाए वो सारे के सारे क्वेश्चन बिना फार्मूले के इस मेथड से आप कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल लगे हाथों बता ही देता हूँ। क्वेश्चन सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी एग्जांपल्स करूँगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ स्टूडेंट्स की एक, यहाँ मैं क्वेश्चन लिखूँगा नहीं, एक एसी सर्किट है और उसमें वोल्टेज अप्लाई किया 100 साइन ओमेगा टी प्लस 150 डिग्री और करंट स्टूडेंट्स फ्लो किया 20 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड जेड, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, नेचर ऑफ सर्किट। नेचर ऑफ सर्किट, भाई हमको रिएक्टेंस मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमको नेचर नहीं पता है। नेचर नहीं पता है मीन्स हमको ना पता है कि इसमें एक्सएल है कि एक्ससी है, इसलिए मैंने एक्स लिख दिया। नेचर ऑफ सर्किट, एवरेज पावर या पावर कंजम्पशन कर लीजिए, और रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर, ये सारे आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, याद होगा आपको। तो बट मैं चाह रहा हूँ इसको फेजर अलजेब्रा निकालना। तो हमारा जो मेन एम है स्टूडेंट, पूरे सर्किट का जेड निकालना है, क्योंकि जेड अगर हमने निकाल लिया तो सब कुछ निकाल लिया हमने। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट हम फेजर अलजेब्रा तभी लगा पाएंगे जब हम सर्किट का क्या लिख पाएँ, हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन। तो आइए इस सर्किट का कॉम्प्लेक्स नोटेशन लिखते हैं। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा सर्किट था और वोल्टेज और ये करंट। तो वोल्टेज का कॉम्प्लेक्स नोटेशन 100/√2 RMS लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि पावर निकालना है तो डायरेक्ट RMS वैल्यू लिख देंगे। 20/√2 एंगल है 120। तो फटाफट जेड निकालिए। जेड इक्वल टू क्या होगा, V/I। तो V कितना है, 100/√2 एंगल 150 और 20/√2 एंगल है 120। तो आप या तो कैलकुलेटर्स कर लो या मैनुअल कर सकते हो, पोलर फॉर्म में है। तो √2 देखिए कैंसिल, तो 5 एंगल 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आप इसका उसमें कन्वर्ट कर लो, आप इसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो कॉम्प्लेक्स मोड में है ही है 5 एंगल 30 डिग्री, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्टूडेंट्स। ये आ गया 4.33 प्लस J 2.5। अब सारा आंसर देखिए मैं कैसे दे रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ जेड, तो देखिए वैल्यू ऑफ जेड कितना हो गया स्टूडेंट्स, 5 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो इसका रियल पार्ट कितना है, 4.33, ये रेजिस्टेंस हो गया। रिएक्टेंस की बात की जाए तो देखिए 2.5 ओम हो गया स्टूडेंट्स। नेचर ऑफ सर्किट, तो यहाँ से देखिए +5 आया, मतलब इंडक्टिव, या +J आया तो इंडक्टिव। तो नेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंडक्टिव हो जाएगा। पावर फैक्टर भी निकाल ले सकते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, और फाई तो हमारे पास ही नहीं है। तो आपको मैंने बताया है कि जेड का जो एंगल देता है वो क्या देता है, फाई देता है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू 30 डिग्री और cos 30 0.866 आप निकाल लीजिएगा। और ये देखिए ये इंडक्टिव नेचर आया ना। इंडक्टिव नेचर का मतलब करंट लैग कर रहा है, और पावर फैक्टर करंट को के अकॉर्डिंग लिखते हैं पावर फैक्टर का नेचर, तो लैगिंग हो जाएगा पावर फैक्टर। एवरेज पावर निकालते हैं। एवरेज पावर का मतलब स्टूडेंट्स एक्टिव पावर, तो फार्मूला VI cos फाई। तो बताइए VI cos फाई, V देखिए यहाँ पे RMS वैल्यू, तो RMS वैल्यू लेके ही चलना है हम, 100/√2। अच्छा, जब भी आप पावर निकालिएगा, एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पावर जब भी आप कैलकुलेट करना स्टूडेंट्स, तो पावर में वोल्टेज और करंट का एंगल से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हम यूज करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे VI cos फाई दिया हुआ है तो यहाँ पे पूरा वोल्टेज का वैल्यू रख रहे हैं कि 100/√2 एंगल 150 और करंट के वैल्यू रख रहे हैं 20/√2 एंगल 120 डिग्री। नहीं, पावर कैलकुलेट करने में सिर्फ और सिर्फ आपको करंट और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को रखना है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है स्टूडेंट्स।
वोल्टेज और करंट के एंगल को मत रखिएगा आप, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि कभी भी पावर निकालना हो, चाहे वो तीनों टाइप में कोई भी पावर हो, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो रिएक्टिव हो, चाहे वो एपरेंट हो, वोल्टेज और करंट का हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखेंगे, एंगल नहीं रखेंगे। तो वैल्यू देखिए इसकी कितनी है, 100/√2। करंट की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 20/√2। और पावर फैक्टर यहाँ आपने निकाल ही लिया है 0.866, तो इतना वाट हो जाएगा। अब कोई कहेगा सर आप दूसरे वाले फार्मूले से करिए, तो कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। I²R, आई की वैल्यू देखिए कितनी है, 20/√2। भाई दूसरा फार्मूला यही तो था, I²R, स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू देखिए कितना आया है, 4.33। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिएगा दोनों की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, सेम आएगी। रिएक्टिव पावर निकाल ही सकते हैं, VI sin phi से आप निकाल लो। रिएक्टिव पावर मीन्स Q, VI sin phi या I²X से निकाल लो। और अगर एपरेंट पावर पूछ रहा है तो V × I या I²Z से निकाल लो। तो वैल्यू आप पुट कर लिया, कैलकुलेटर से निकाल लेना आप। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, और बाकी के एग्जांपल्स आप खुद कीजिएगा, खुद करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, और फिर मेरे से डिस्कस कीजिएगा तब ज़्यादा मज़ा आएगा स्टूडेंट्स। तो अगला वीडियो में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करूंगा यूजिंग फेजर अलजेब्रा। तो आपने देखा फेजर अलजेब्रा में कोई फार्मूला नहीं रटना है आपको, मैं तो कहता हूँ कितना हूँ भयानक सर्किट आपको दे दिया, अब बड़े आराम से आप उसकी एनालिसिस आप कर सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा है आप बड़े आराम से कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करने के उतना ही निखार आपके अंदर आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।